बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा जो टॉपिक है वो है ट्रेनिंग मेथड। ठीक है, ट्रेनिंग मेथड में हम पहले काफ़ी चीज़ें पढ़ चुके हैं। ट्रेनिंग कैसे डिज़ाइन होती है, टीएनए कैसे होता है, ट्रेनिंग में किन किन चीज़ों का ख्याल रखा जाता है, ट्रेनिंग डेवलप कैसे की जाती है, डिज़ाइन कैसे की जाती है। इसके अलावा हमने ट्रेनिंग की इवैल्यूएशन भी पढ़ ली है। तो आज हम ये इसको पढ़ेंगे, ट्रेनिंग मेथड्स, यानी किन किन मेथड से ट्रेनिंग दी जा सकती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि ट्रेनिंग मेथड्स हमारे पास कितनी कैटेगरीज में है। कैटेगरीज बहुत सारे मेथड्स हैं ट्रेनिंग के हमारे पास। और उसमें हमने हमने जो तीन कैटेगरीज बनाई हुई हैं वो तीन कैटेगरीज ये हैं। प्रेजेंटेशन मेथड है, हैंड्स ऑन मेथड है, और ग्रुप बिल्डिंग मेथड। यानी अगर आपने एम्प्लॉई को ट्रेनिंग देनी है तो आप के पास जितने भी मेथड्स हैं आप उनको इन तीन मेथड में से किसी एक मेथड में क्या करते हैं, कैटेगराइज कर लेते हैं। ठीक है, अब शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या है, प्रेजेंटेशन मेथड। प्रेजेंटेशन मेथड बहुत आसान है। इसमें जैसे कि आप कॉलेज यूनिवर्सिटी में भी देखते हैं कि ट्रेनी जो होता है वो बेसिकली पैसिव होता है और जो ट्रेनर होता है वो एक्टिव होता है। यानी कि ट्रेनर बोल रहा होता है, वो बात कर रहा होता है, और जो ट्रेनी है वो उसकी प्रेजेंटेशन को देख रहा है या उसकी बातें सुन रहा है। तो ट्रेनर उसको फैक्ट्स बता रहा है, इन्फॉर्मेशन दे रहा है, प्रोसेसिंग बता रहा है, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड्स बता रहा है, और बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो ये सारे मामलात वो उधर देख रहा होता है। तो ट्रेनर जो है वो बोल रहा है, मींस एक्टिव है, और ट्रेनी जो है वो पैसिव है। इसको हम कहते हैं प्रेजेंटेशन मेथड। इसके अंदर हमारे पास फिर दो फर्दर मोस्ट पॉपुलर मेथड्स जो हैं वो हैं लेक्चर एंड ऑडियो विजुअल टेक्निक्स। लेक्चर जो कि आपकी यूनिवर्सिटी में दिए जाते हैं, कॉलेज में आप देखते हैं कि टीचर आता है और वो पढ़ा रहा होता है और वो लेक्चर दे रहा है किसी भी टॉपिक के ऊपर। बिल्कुल इसी तरह ट्रेनिंग्स में भी ऐसे ही होता है। बाज़ औक़ात कि जो ट्रेनर है वो लेक्चर मेथड को यूज़ कर रहा होता है। तो लेक्चर मेथड के अंदर क्या है कि ट्रेनर जो है वो अपने वर्ड से बोल रहा है और ट्रेनी जो है वो उसको सुन रहा है। जैसे कि भी मैं बोल रहा हूँ और आप सुन रहे हैं। ठीक है, तो ये लेक्चर मेथड हो गई। या क्लास में आप जब होते हैं यूनिवर्सिटी के अंदर, तो वो टीचर जो है वो बोल रहा है और आप जो है वो उसको सुन रहे होते हैं। तो स्पोकन वर्ड्स के जरिए ट्रेनिंग देना, ये बेसिकली लेक्चर मेथड, यानी जैसे कि यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में होता है। ये इसका फ़ायदा है कि लीस्ट एक्सपेंसिव है और लीस्ट टाइम कंज्यूमिंग है। आप एक ही इन्फॉर्मेशन 100 लोगों को देना चाहते हैं तो भी लेक्चर में दे सकते हैं, 50 लोगों को देना चाहते हैं तो भी दे सकते हैं। यानी 50 लोगों को ट्रेन करना है तो एक ही बंदा खड़े होकर वो बातें बता रहा है और वो लोगों की ट्रेनिंग हो रही है। तो कम खर्चा और कम टाइम, बजाय इसके कि एक एक बंदे को ट्रेन किया जाए, तो लेक्चर मेथड में हम एक ही वक्त में 10 20 50 लोगों को ट्रेन कर सकते हैं। इजीली अप्लाई विद लार्ज ग्रुप ऑफ ट्रेनर्स। जैसे मैंने कहा कि इसका ये फ़ायदा ये है कि ज़्यादा लोगों को पढ़ाना हो, ट्रेन करना हो, तो हम ये यूज़ करते हैं मेथड। सपोर्ट ट्रेनिंग मेथड सच एज बिहेवियर मॉडलिंग एंड टेक्नोलॉजी बेस्ड टेक्निक्स। इसमें बिहेवियरल चेंजेस और जो टेक्नोलॉजी बेस्ड टेक्निक्स हैं वो इसमें ज़्यादा हम ये सिखाते हैं। मिसाल के तौर पे कोई सॉफ्टवेयर पर ट्रेनिंग देनी है तो एक प्रेजेंटेशन चला दी कि जी ये है, फिर यहाँ क्लिक करना है, फिर ये क्लिक करना है, फिर ये क्लिक करना है, फिर ये पेज ओपन हो जाएगा। फिर तो 40 20 30 लोग देख रहे हैं और वो सारे उसको अपने नोट्स बना रहे हैं और वो उसको सीख रहे हैं। ठीक है ना, तो टेक्नोलॉजी बेस्ड ट्रेनिंग है या कोई बिहेवियर मॉडलिंग है, यानी मोटिवेशन वगैरह और एटीट्यूड बिल्डिंग पे, तो आप इसको भी आराम से यूटिलाइज कर सकते हैं इस मेथड को। इसके फ़ायदे और नुकसान क्या हैं लेक्चर मेथड के? एडवांटेज ये है कि टीम टीचिंग है, ब्रिंग्स मोर एक्सपर्टीज एंड अल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव टू द ट्रेनिंग सेशन। कि जब ज़्यादा लोग होंगे तो टीम लर्निंग होगी, जब टीम लर्निंग होगी तो ज़्यादा एक्सपर्टीज शेयर होंगी। देखिए ना, हर बंदे की लर्निंग का अलग लेवल होता है, तो वो अलग अलग तरीके से सीख रहे होंगे। गेस्ट स्पीकर को बुला लेते हैं, जैसे कि आपको पता है कि मैं जाता हूँ ट्रेनिंग्स वगैरह के लिए, तो आई वुड बी ए गेस्ट स्पीकर। किसी कंपनी ने बुला लिया, किसी बैंक ने बुला लिया, किसी इदारे ने बुलाया, तो मैं वहाँ जाके किसी भी टॉपिक के ऊपर, इमोशनल इंटेलिजेंस है, स्ट्रेस मैनेजमेंट है, या कोई इस किस्म की ट्रेनिंग्स हैं, तो बाज़ औक़ात वो एज ए स्पीकर बुला लेते हैं। तो एज ए स्पीकर आप जाकर ट्रेनिंग देते हैं। तो ये भी एक बाहर से एक बंदा आ रहा है और वो आपको एक इंफॉर्मेशन दे रहा है, एक नॉलेज दे रहा है जो कि ऑर्गेनाइजेशन में के लोगों के पास शायद ना हो। ठीक है, तीसरी चीज में क्या हो सकती है, पैनल, गुड फॉर शोइंग ट्रेनीज डिफरेंट व्यू पॉइंट्स इन ए डिबेट। चूंकि इसमें ज़्यादा लोगों के इन्वॉल्व होते हैं तो बाज़ औक़ात इसमें ट्रेनिंग्स के अंदर डिस्कशंस और पैनल्स भी बना लिए जाते हैं। पैनल का क्या मतलब है कि जिसमें लेट्स सपोज हमने कहा जी
20 लोग हैं तो हमने 4-4 लोगों का या 5-5 लोगों के 3-4 ग्रुप बना दिए, 5 ग्रुप बना दिए, ठीक है। अब वो आपस में उनको एक एक टास्क दे दिया है, वो टास्क करे जाए, तो ये बेसिकली पैनल हो जाता है, उसमें डिस्कशन कर रहे हैं, अपना वो इनपुट दे रहे हैं। स्टूडेंट प्रेजेंटेशन इंक्रीज मटेरियल्स मीनिंगफुलनेस एंड द ट्रेनी अटेंटिवनेस। जैसे आप लोगों को यूनिवर्सिटी में प्रेजेंटेशंस मिलती हैं, इसी तरह हम ट्रेनिंग में भी जाके उसी को बोल देंगे भाई आप आ जाएं और आप जरा बताएं कि ये क्या है, ठीक है ना। तो ये लेक्चर मेथड के अंदर ये सारे काम हो रहे होते हैं। नुकसान क्या है? रिक्वायर्स मोर टाइम ऑन द पार्ट ऑफ ट्रेनर्स। ट्रेनर को ज्यादा टाइम चाहिए होता है, सारा टाइम ट्रेनर को चाहिए था। प्रेजेंटेशन डज नॉट रिलेट टू द कोर्स कंटेंट। बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि जो प्रेजेंटेशन है वो कोर्स से रिलेटेड नहीं होती, ट्रेनर को जो आ रहा है बस वो पढ़ाई जा रहा है। ये भी हमने बहुत देखा कि कई दफ़ा ऐसे ट्रेनर बुला लेते हैं, वो कुछ भी आके बोल के चला जाता है। Trainees who are relatively naive about the topic may have difficulty understanding the important। जो नया होगा, जो इतना एक्सपर्ट नहीं है, उसको टॉपिक समझने में मुश्किल हो रही होती है। क्यों? क्योंकि 30 लोग बैठे हैं तो आप एक ही बस फ्लो में लेक्चर दे रहे हैं। अब उसमें से लेट सपोज 10 को समझ आ रही है, जो बाकी 10 हैं उनको थोड़ी थोड़ी समझ आ रही है, जो बाकी 10 हैं 30 में थर्ड जो पार्ट है वो उनको बिल्कुल ही सिरे से समझ नहीं आ रही। तो आप एक ही लेवल पे जाके पढ़ा रहे हो, तो वो कुछ को समझ आ रही है और कुछ को नहीं। कैन इनहिबिट लर्निंग इफ ट्रेनिंग्स डू नॉट हैव प्रेजेंटेशन स्किल। और अगर उनके पास प्रेजेंटेशन स्किल नहीं हो तो फिर उनके लिए बड़ा मसला बन सकता है। तो ये इसके फायदे और नुकसान हैं। इसके अंदर दूसरा इसी से मिलता जुलता है वो ऑडियो विजुअल है। जैसे अभी आपको स्क्रीन पे प्रेजेंटेशन नज़र आ रही है, ठीक है, या जब आप क्लास में होते हैं तो आपको मल्टीमीडिया एलईडी एलसीडी वगैरह यूज़ करके प्रेजेंटेशन दिखाई जाती है, आपको प्रिंट में स्लाइड्स मिल जाती हैं, ठीक है। तो ऑडियो विजुअल अब आप सुन भी रहे हैं और देख भी रहे हैं। ये इज़ अ पॉपुलर इंस्ट्रक्शनल मेथड फॉर इम्प्रूविंग कम्युनिकेशन स्किल्स, इंटरव्यू स्किल्स। तो जहाँ भी ट्रेनिंग्स होती हैं सॉफ्ट स्किल्स की, वहाँ पर ये चीज़ें बड़ी यूज़ होती हैं। अब उसमें वीडियोस चल रही होती हैं, तो हम अक्सर ट्रेनिंग में जब मैं जाता हूँ तो मतलब ये कोई ना कोई 2-3 वीडियोस लाजमी लेके जाता हूँ अपने साथ, तो उससे वो कॉन्सेप्ट बड़े अच्छे से एक्सप्लेन हो जाता है। आप जो बात आधे घंटे में समझाओगे वो वीडियो में 2-3 मिनट की, 5 मिनट की, 10 मिनट की वीडियो में कोई कोई स्टोरी होती है, कोई ऐसी एक्टिविटी हो रही होती है, तो वो आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसी तरह देखें, जैसे एग्जांपल दिया वेल्डिंग, अगर आप किसी को सिखा रहे हैं और आप पढ़ा रहे हैं मिसाल के तौर पे, तो आप उसको बताएंगे जी ऐसे होगा, ये होगा, वो होगा, इस तरह होगा, उसको शायद समझ ना आए। वीडियो दिखाएंगे तो वो कहाँ पे बंदा ने उसको वेल्डिंग मशीन को कैसे पकड़ा हुआ है, पॉइंट कहाँ रखता है, रॉड कैसे रखता है, तो वो बड़ा आसानी से उसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर सकता है, ठीक है। वीडियो however is rarely used alone and it is usually used in conjunction with the lecture। अकेले खाली वीडियो नहीं चलाई जाती। ऐसे नहीं होता कि ट्रेनर आए और वीडियो चला दे और 2 घंटे की वीडियो चलती रहे और बस के बाद खत्म। ऑब्वियसली उसमें लेक्चर साथ मिला के ही देना पड़ता है, यानी लेक्चर के साथ मिला के ही आपको वीडियो जो है वो देनी होती है, वीडियो उसके साथ आप दे सकते हैं। फ़ायदे क्या हैं, नुकसान क्या हैं? फ़ायदे हैं कि फ्लेक्सिबिलिटी है इन कस्टमाइजिंग द सेशन डिपेंडिंग अपॉन द ट्रेनिंग एक्सपर्टीज। आप अपनी मर्जी से कंटेंट डिज़ाइन कर सकते हैं, जिस तरह के लोअर लेवल के ट्रेनीज हैं, हायर लेवल के या मिडिल लेवल के। तो जब मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में फर्स्ट टाइम जा रहा होता हूँ तो मैं उनसे पूछता हूँ कि जी क्या कैलिबर क्या है लोगों का, तो उस कैलिबर के हिसाब से मैं कंटेंट डिज़ाइन करता हूँ। अगर वो मुझे कहें जी सीनियर मैनेजमेंट है तो फिर वहाँ और तरह से गुफ्तगू होगी। अगर वो कहें जी बिल्कुल फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं, अभी लास्ट मैंने रिसेंटली की थी बैंक ऑफ खैबर के साथ, वो फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं, तो उनके साथ उस तरह की बात है, वो बातें करनी पड़ती हैं। लाइक वो उनकी एज क्या होगी, 22-25 साल, 24 साल, इस तरह की ना, फ्रेश एमबीए किया, बैचलर किया, और वो जो आए हैं तो जाहिर है उनको इतना एक्सपोजर ही नहीं है। तो फ्लेक्सिबल होता है ये जो ऑडियो विजुअल है। ट्रेनिंग कैन एक्सपोज टू इक्विपमेंट प्रॉब्लम्स एंड इवेंट्स दैट कैन नॉट बी इजीली डेमोन्स्ट्रेटेड। इसी तरह आप उनको इक्विपमेंट्स दिखा सकते हैं, वीडियोस में बहुत सारी चीज़ें दिखा सकते हैं, ताकि जो चीज़ उनको लेक्चर में ना पता लगे, क्योंकि लेक्चर में सिर्फ बातें होती हैं और वीडियोस में बहुत सारी चीज़ें आप दिखा सकते हैं, ठीक है। ट्रेनीज आर प्रोवाइडेड विद कंसिस्टेंट इंस्ट्रक्शन, साथ साथ उनको इंस्ट्रक्शन मिल रही हैं। इमीडिएट ऑब्जेक्टिव फीडबैक, साथ साथ वो अपना क्वेश्चन आंसरिंग करके फीडबैक भी आपको मिल रहा होता है। रिक्वायर्स मिनिमल नॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इक्विपमेंट, इसमें कोई इतनी ज़्यादा एक्सपर्टीज की भी ज़रूरत नहीं है। आपको मल्टीमीडिया चलाना और एलसीडी चलानी आती है तो अब तो मेरे ख्याल में हर एक बंदे को आती है, तो ये आसान है, ठीक है। नुकसान क्या है? टू मच कंटेंट फॉर ट्रेनी टू लर्न। नुकसान क्या है? नुकसान ये है कि बाज़ औक़ात वो इतनी चीज़ें वीडियो में दिखा देते हैं वो गरीब को समझ ही नहीं आ रही। वो डायलॉग बिटवीन द एक्टर्स, वो जो लोग हैं उनकी वॉइस, उनकी कम्युनिकेशन वो समझ नहीं आ रही। अक्सर
ट्रेनर ऐसे करते हैं, कोई इंग्लिश क्योंकि ज़्यादातर वीडियोस जो हैं वो बाहर के लोगों ने बनाई होती हैं, तो वो उनका एक्सेंट ही नहीं समझ आ रहा था, आपस की गुफ्तगू ही नहीं समझ आ रही थी। ओवर यूज ऑफ ह्यूमर और म्यूजिक एंड ड्रामा दैट मेक्स इट कंफ्यूजिंग फॉर द ट्रेनिंग्स टू अंडरस्टैंड। बाज़ औक़ात वो वीडियो के चक्कर में, एंटरटेनमेंट के चक्कर में वो फनी चलता रहता है, तो असल जो मकसद था सीखने का वो मिस हो जाता है। या उसमें कोई जो है वो म्यूजिक इतना आ रहा है, वो इमोशनल कर दिया सारा कुछ, तो वो चूंकि ट्रेनर ने टाइम पूरा करना होता है, तो वो इस किस्म की एक्टिविटीज करता है जिसकी वजह से अक्सर नुकसान हो जाता है। तो ये मैं आपको फायदे नुकसान दोनों बता रहा हूँ, ताकि कल को अगर आप ट्रेनिंग करते हैं या आप किसी ट्रेनिंग में जाते हैं तो आप असेस कर सकेंगे कि यार कौन सा मेथड कितना इफेक्टिव हो रहा है। दूसरा मेथड हमारे पास क्या है मेन, वो है हैंड्स ऑन मेथड। पहले हमारे पास क्या था, देखें कंफ्यूज नहीं होना आपने। पहले हमने किया कैटेगरी, वो थी हमारे पास प्रेजेंटेशन मेथड, ठीक है। प्रेजेंटेशन के अंदर हमारे पास लेक्चर से भी कर सकते हैं और ऑडियो विजुअल से भी कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा मेथड है हैंड्स ऑन मेथड, यानी प्रैक्टिकली आप काम करना। इसके अंदर देखें 6-7 आपको मेथड नजर आ रहे हैं, ठीक है। इसमें क्या है, द ट्रेनिंग मेथड दैट रिक्वायर द ट्रेनी टू बी एक्टिवली इन्वॉल्व इन लर्निंग। पहले हमने कहा था उसमें क्या होता है, ट्रेनी जो होता है वो पैसिव होता है। अब क्या हो रहा है, अब ट्रेनी जो है वो एक्टिव हो गया है, यानी वो प्रैक्टिकली इन्वॉल्व होगा काम के अंदर। इसमें हमारे पास ऑन द जॉब ट्रेनिंग है, सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग है, अप्रेंटिसशिप है, सिमुलेशंस हैं, केस स्टडीज हैं, बिजनेस गेम्स, रोल प्लेज, बिहेवियर मॉडलिंग वगैरह, और भी बहुत सारे हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज होते हैं। मतलब इसमें मोस्टली जो है ना ऑन द जॉब ट्रेनिंग एंड अप्रेंटिसशिप, ये बहुत कॉमनली यूज होती है। बिजनेस गेम्स भी होती हैं, रोल प्ले, ये अक्सर ये मैं ट्रेनिंग्स में करवाता हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। अब एक एक करके इसको देखते हैं। ऑन द जॉब ट्रेनिंग बहुत ही सीधा सा कॉन्सेप्ट है कि जॉब लग गई है बंदे की और उसको जॉब के साथ साथ सिखाया जाए, ठीक है। न्यू और इनएक्सपीरियंस एम्प्लॉइज लर्निंग इन द वर्क सेटिंग एंड ड्यूरिंग वर्क डे। लाइक मिसाल के तौर पे अभी आप में से किसी को मैं टीचर असिस्टेंट ले लेता हूँ, तो आप मेरे साथ साथ, मतलब आप क्लास तो लेते हैं, पढ़ाई तो अपनी जगह करते हैं, लेकिन मेरे साथ साथ काम सीखेंगे। लेट सपोज मैं आपको, तो यार ये असाइनमेंट है, इसको चेक करें, एक मार्किंग करें, अच्छा इसको ये आप इस असाइनमेंट के नंबर लगाएं, इस सिस्टम में नंबर ऐड करें, सॉफ्टवेयर में सिनर्जी में नंबर ऐड करें, या आपको मैं कहता हूँ यार ये असाइनमेंट अरेंज करें, ये कोर्स फोल्डर्स बना दें। तो अब आप देखें काम साथ साथ आप करते जा रहे हैं, सीखते जा रहे हैं। तो क्या होता है, ड्यूरिंग द वर्क बाय ऑब्जर्विंग पीयर्स एंड मैनेजर्स परफॉर्मिंग द जॉय एंड ट्राइंग टू इमिटेट द बिहेवियर। तो वो काम भी कर रहा होता है और जॉब को साथ साथ सीख भी रहा है। इमिटेट का मतलब कॉपी कर रहा होता है, कोई देखता है कि सीनियर मेरा क्या कर रहा है। कैन बी यूजफुल फॉर ट्रेनिंग न्यूली हायर्ड एम्प्लॉइज, अपग्रेडिंग एक्सपीरियंस एम्प्लॉइज, स्किल, क्रॉस ट्रेनिंग एम्प्लॉयज। इन मामलात में ये फायदेमंद रहती है। किन मामलात में, कि नया एम्प्लॉय हमने हायर किया है उसको सिखाना है, ठीक है, और जो एम्प्लॉय हमारे पास ऑलरेडी है उसको फर्दर ट्रेन करना है, एक्सपीरियंस करना है, तो साथ साथ काम करते हैं। तो पाकिस्तान के अंदर मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा यही तरीका होता है कि वो इतना कोई ट्रेनिंग श्रेनिंग का अलग से बंदोबस्त नहीं किया जाता, बस आप हायर होते हो और बस साथ साथ सीखते चले जाते हो। कभी कुछ गलती करते हो, कभी किसी से पूछते हो, कभी किसी को देखते हो, और साथ साथ एक्सपीरियंस गेन करते चले जाते हो। तो ये कॉमन मेथड है ऑन द जॉब ट्रेनिंग। फायदे इसके क्या हैं, फायदे ये हैं कि जी कस्टमाइज टू बी एक्सपीरियंस्ड एंड एबिलिटीज ऑफ द ट्रेन, कि ट्रेनी को वही ट्रेनिंग मिल रही है जो वो काम कर रहा है। अब एक बंदा अकाउंटेंट भर्ती हो गया है, तो वो अकाउंटेंसी अपने सीनियर से सीखता जा रहा है, ठीक है ना, कि मैंने एंट्रियाँ कैसे करनी है, कैश बुक कैसे बनानी है, लेजर कैसे प्रिपेयर करने हैं, वगैरह वगैरह, ठीक है ना। तो वो उसके लिए कस्टमाइज है। आमतौर पर जब ट्रेनिंग दी जाती है तो उसमें जर्नल चीज़ें बहुत डिस्कस की जाती हैं। तो ऑन द जॉब में है कि चूंकि मैं काम ही यही कर रहा हूँ तो मैं वही चीज़ सीख रहा हूँ। ट्रेनिंग इज इमीडिएटली एप्लीकेबल टू द जॉब, जो सीखा उसी वक्त अप्लाई भी हो जाता है। आप लेट सपोज आप काम पे आए और आपने वाउचर बनाने सीखे, तो बस जाहिर है साथ उसी वक्त बैठ के आपने वाउचर बनाना शुरू कर दिया, तो जो लर्न किया था वो प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट हो गया। सेव कॉस्ट, कंपनी को कोई खर्चा नहीं करना पड़ रहा, उन्होंने एम्प्लॉय हायर किया है और बस वो बस सीख रहे हैं साथ साथ, खर्चा ही नहीं है ट्रेनिंग का कोई। कैन बी ऑफर्ड एट एनी टाइम एंड द ट्रेनर्स विल बी अवेलेबल बिकॉज दे आर देयर आर पीयर्स, राइट। तो क्या मतलब है कि कैन बी ऑफर्ड एट एनी टाइम, ये हर वक्त हो सकती है। किसी ज़ाहिर है अब आप काम तो कर ही रहे हैं कंपनी के अंदर, तो आपको बस किसी भी आप जैसे ही काम करें तो आप सीखते जा रहे हैं, तो हर वक्त ये चल रही होती है। और ट्रेनर्स विल बी अवेलेबल, ट्रेनर अवेलेबल क्यों होते हैं, क्योंकि कंपनी में और सीनियर लोग काम कर रहे हैं,
तो वही आपके ट्रेनर भी हैं, वो आप उनसे पूछते हैं यार ये नहीं समझ आई, वो कहते हैं ऐसे कर लो। आप बस वो करके उसी वक्त वो प्रैक्टिस में भी ले आते हैं। अब नुकसान क्या है इसका, डिसएडवांटेज, मैनेजर्स एंड पीयर्स में नॉट यूज द सेम प्रोसेस टू कंप्लीट द टास्क। अब मैनेजर्स जो होते हैं और जो पीयर्स होते हैं, जो सीनियर्स हैं आपके, वो तो ऑलरेडी काम को समझे हो, तो वो जो स्टेप 1 स्टेप 2 करके काम नहीं करते, वो तो बस टक टुक करके काम करते। तो आप अभी नए नए आओ, आपको समझ नहीं आ रही कि यार ये इसने कैसे कर। तो मैंने जब जॉब शुरू की तो मेरे एक सीनियर थे, तो मेरा एक्सेल उस वक्त इतना अच्छा नहीं था, MS एक्सेल, और वो बहुत एक्सपर्ट था बंदा एक्सेल का जो मेरा सीनियर था। तो मैं नया नया काम शुरू किया, कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा तो आता था, लेकिन वो बिल्कुल बिजली की तरह उंगलियां चलाता था कीबोर्ड के ऊपर। तो मैंने एक दिन उसको कहा, मैंने कहा सर ये किस तरह आप, वो सारे शॉर्टकट कीज यूज करते हैं ना, हम तो माउस को की माउस हिलाते थे और वो जनाब यहाँ पे फाइल पे जाके क्लिक करो और फिर ये ओपन आएगा, और वो टक कंट्रोल ओ करके ओपन करता था, तो उस टाइम समझ नहीं आती थी। तो वो क्या है, अब मैनेजर क्या करे, वो सेम प्रोसेस नहीं यूज कर रहा। मैंने तो सीखा कि जी पहले माउस को पकड़ते हैं, माउस को फिर ऐसे ड्रैग करके फाइल तक लेके जाते हैं, फिर वहां उसको क्लिक करते हैं, फिर वो एक डायलॉग बॉक्स खुल जाता है, उसमें फाइल ओपन न्यू सेव लिखा होता है, और आपने जाके न्यू को क्लिक करना है, फिर एक ब्लैंक शीट आएगी। तो जो बंदा नया होता है वो इस तरह सीखता है, तो जो पुराना है वो तो कंट्रोल वो मार के तो उसने फाइल खोली, दूसरे जो ट्रेनी है वो देख रहा है कि यार ये किया क्या है इसने, कौन सा जादू किया। तो ये बाज़ औक़ात बहुत सारे मामलात में ये चीज़ इस तरह होती है। तो फिर मैंने एक दिन उनको कहा, मैंने कहा सर ये थोड़ा मुझे एक्सेल सिखाएं, ये आप इतना एक्सपर्ट हैं इसमें। तो मुझे कहने लगे कि यही सवाल मैंने अपने टीचर से एक दिन किया था, तो उसने कहा था कि एक दिन बैठेंगे और सीखेंगे। तो वो दिन कहता नहीं आया, बस खुद ही सीखा है। तो बहरहाल ऐसी तरह फिर हमने भी खुद ही सीख लिया करते करते। तो शुरू में बहरहाल ये मुश्किल होती है। ओवरलुक्स दैट डेमोन्स्ट्रेशन प्रैक्टिस एंड फीडबैक आर इंपॉर्टेंट कंडीशंस फॉर इफेक्टिव ऑन द जॉब ट्रेनिंग। तो जो डेमोन्स्ट्रेशन या प्रैक्टिस की जो फीडबैक है वो उनको ये इतना वैल्यू नहीं देते। बस काम हो रहा है, गलत हो गया तो बंदा जिम्मेदार है खुद ही, और नहीं हुआ तो भी। जबकि लेक्चर में हम एक एक चीज़ समझाते हैं, पढ़ाते हैं, सिखाते हैं। तो ये जो उसका फ़ायदा है वो इसका नुकसान है। अनस्ट्रक्चर्ड OGT ऑन द जॉब ट्रेनिंग कैन रिजल्ट इन पुअरली ट्रेन्ड एम्प्लॉयज। अगर आप एम्प्लॉय को ठीक से ट्रेनिंग नहीं करेंगे, यानी प्रॉपरली स्ट्रक्चर्ड ट्रेनिंग नहीं देते, तो वो गलत सीख रहा है तो वो गलत ही चल रहा है। वो जब गलती हो जाएगी ना, आज से 2 साल साल गुजर जाएंगे, और कोई किसी ने पकड़ लिया कि यार ये तुम क्या कर रहे हो, तो क्या कहेगा जी, ये सर जी हम तो ऐसे ही करते आए हैं, ये तो शुरू से ऐसे ही होता आ रहा है। वो उसको पता ही नहीं है कि ये पॉलिसी के अगेंस्ट है, ये लॉ के अगेंस्ट है, ये रूल के अगेंस्ट है, ठीक है ना। तो क्या कहेगा, सर जी मैं तो ऐसे ही कर रहा हूँ, साल हो गया है, 2 साल हो गए, कभी किसी ने नहीं मना किया। तो वो गलत सीख लेगा। ये नुकसान है इसका। ठीक है, आप मजीद भी इसमें ऐड कर सकते हैं, स्पेशली आप में से जो लोग जॉब कर रहे हैं, और इसको मजीद इसमें पॉइंट आप ऐड कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा क्या है नेक्स्ट इसमें, हैंड्स ऑन द जॉब ट्रेनिंग में सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग। सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग का मतलब क्या है, जैसे कि नाम से जाहिर है, खुद ही लर्न करे बंदा, खुद ही काम सीखे, कोई किसी से ट्रेनिंग नहीं लेनी। कहीं अखबार में पढ़ लिया, कहीं नेट पे से चेक कर लिया, गूगल कर लिया, कोई वीडियो देख ली, दिस इज कॉल्ड सेल्फ लर्निंग विदाउट एन इंस्ट्रक्टर। अब आजकल का जो दौर है वो सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग के ऊपर बहुत काम कर रहे हैं, स्पेशली जो फ्रीलांसर्स हैं, तो खुद ही सीखते हैं। खुद ही नेट पे गए, वहाँ पे यूट्यूब वीडियोस वीडियोस देख ली किसी की, और या किसी कहीं से कोई ग्रुप ज्वाइन कर लिया और वो देखा, और बस वो कि यार क्या हो सकता है। मैंने खुद जब ट्रेनिंग का काम शुरू किया था, तो मैंने बहुत बाद में ट्रेनिंग्स ली हैं, सर्टिफिकेशंस करी हैं। शुरू में मैं खुद ही लर्न करता था वीडियोस देख देख। तो ये चीज़ें होती हैं। ऐसे ऐसे मिसाल दी हुई है आपको कि एक सेल्स पर्सन है, तो वो क्या कर रहा है, वो देख रहा है यार, अखबार पढ़ता है, पब्लिकेशंस देखता है ट्रेड की, बिजनेस की, एक्सपर्ट से मिलता है, बातचीत करता है, इंटरनेट पे देखता है जाके, और अपनी सेलिंग स्किल को बढ़ाई जा रहा है, बेहतर करी जा रहा है। तो ये सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग है। तो पहले ये बहुत कम होती थी, अब आजकल की जो यूथ है इसमें ये बहुत अच्छी बात है। मैं बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ इसको कि यंग बच्चे बच्चियाँ जो हैं वो खुद सीखते हैं, वो किसी का इंतज़ार नहीं करते। हम लोग बैठे होते थे कि यार कोई आएगा हमें पढ़ाएगा सिखाएगा, जब हम स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में। आजकल के बच्चों के पास इंटरनेट है, यूट्यूब है, फेसबुक है, वो खुद ही जाके चीज़ें सीखते हैं। आपने खुद कितनी चीज़ें सीखी होंगी। हमारे एक दोस्त हैं, वो PhD डॉक्टर हैं वो, और उन्होंने अभी सॉफ्ट वेबसाइट बनाई है अपनी। तो मैं उनसे उस दिन बात कर रहा था, कहते हैं मैंने खुद ही बना ली, हालांकि उनकी फील्ड मैनेजमेंट साइंसेज है। तो कहते हैं बस मैंने डोमेन लिया और अपना क्या कहते हैं, होस्टिंग खरीदी, और बस वर्डप्रेस पे खुद ही बना ली, और ट्यूटोरियल्स देखे और खुद बना ली। तो अब देखिए ये सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग है।
तो उन्होंने कहीं से बनाया, ट्रेनिंग हासिल नहीं की थी ये वेबसाइट बनाने की। तो ये इसको कहते हैं सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग, सॉरी। इसके क्या फ़ायदे हैं सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग के? अलाउज ट्रेनी टू लर्न देयर ओन पेस। सबसे अच्छा फ़ायदा ये है कि आप अपनी मर्जी से सारे काम सीखते हैं, ठीक है। इतने होशियार हैं कि खुद से सीख सीख कर आ गया। हाँ, ये भी बात ठीक है आपकी कि आजकल 11 10 1098 नंबर आए हैं 1100 में से। तो खैर उसमें कुछ कहते हैं इनविजिबल हैंड का भी रोल है। अच्छा, एनीवे, अलाउज ट्रेनीज टू लर्न एट देयर ओन पेस एंड रिसीव फीडबैक अबाउट द लर्निंग। हर बंदा अपनी पेस से खुद ही सीख लेता है, जबकि अगर आप ट्रेनिंग लेंगे किसी से तो वो ट्रेनर जिस पेस से चल रहा है फिर आपको उस पेस से सीखना पड़ेगा। जबकि मतलब मैं आजकल अरेबिक ग्रामर सीख रहा हूँ, तो मैं कभी लेक्चर दिन में एक देख लेता हूँ, कभी आधा देख लेता हूँ, कभी मिस कर देता हूँ। तो मेरी अपनी जो स्पेस है मैं उसके हिसाब से चल रहा हूँ, ठीक है। तो ये बड़ा फ़ायदा होता है आपको। रिक्वायर्स फ्यू ट्रेनर्स, रिड्यूसेस कॉस्ट एसोसिएटेड विद ट्रैवल्स, मीटिंग रूम्स, ये सारे खर्चे मर्चे जो हैं ये नहीं चाहिए। तो इसमें ना ट्रैवलिंग कॉस्ट आती है, बस बंदा खुद ही सीख रहा है अपने उसमें, जब भी कहीं अगर उसको जाना आना जाना है तो। लेकिन अगर बाकायदा आप ट्रेनर हायर करते हैं, होटल बुक करते हैं, उनकी बोर्डिंग लॉजिंग और ये सारे वो खर्चे नहीं पड़ते। प्रोवाइड कंसिस्टेंट ट्रेनिंग कंटेंट। अब जो सेल्फ लर्नर है वो कंसिस्टेंटली अपना अपनी अपनी लर्निंग करता रहता है। हमारे एक दोस्त हैं, वो पीएचडी जब कर रहे थे तो उन्होंने एमोस सॉफ्टवेयर होता है जो पीएचडी में यूज होता है, वो उन्होंने खुद ही सारा का सारा यूट्यूब से सीखा है और खुद ही उसको यूटिलाइज करके अपने पीएचडी थीसिस का एनालिसिस उस पर कर। तो इसको कहते हैं कंसिस्टेंट लर्निंग। रोज थोड़ी थोड़ी वीडियो देखते, जो जो चीज़ उनको चाहिए होती है वहाँ सीखते और उसी को अपनी एनालिसिस के अंदर उसको इम्प्लीमेंट करते। मेक इट इजियर फॉर शिफ्ट एम्प्लॉइज टू गेन एक्सेस ऑफ ट्रेनिंग मटीरियल्स। तो ईजियर हो जाता है कि शिफ्ट एम्प्लॉइज जो हैं वो मतलब आराम से ट्रेनिंग ले सकते हैं। जो फैक्ट्रीज वगैरह में जैसे होता है कि खुद ही सीख रहे हैं तो आहिस्ता से शिफ्ट वाले सीख लेते हैं इसको। डिसएडवांटेज क्या? ट्रेनीज मस्ट बी मोटिवेटेड टू लर्न ऑन देयर। सबसे बड़ा नुकसान ये है कि अगर आप छोड़ दें तो वो लेटा ही रहेगा, सीखेगा ही नहीं है। अगर हमारी कौम इतनी अच्छी होती तो सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग कर करके क्या क्या कर लेते, ठीक है ना। तो बहरहाल ये भी एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि जब सर पे डंडा नहीं होता, ज़बरदस्ती नहीं सिखाया जाता, तो लोग सीखते भी नहीं है। हायर डेवलपमेंट कॉस्ट। तो हायर डेवलपमेंट कॉस्ट एंड डेवलपमेंट टाइम इज़ लॉन्गर, इन दोनों को हम इकट्ठा एक्सप्लेन करते हैं कि जब बंदा सीखेगा ही नहीं तो हो सकता है साल में सीखे, हो सकता है 2 साल में सीखे, हो सकता है 3 साल में सीखे। तो ये खर्चा ही कंपनी के ऊपर पड़ रहा है कि वो नालायक का नालायक ही है। तो बहरहाल हमें उसको ट्रेनिंग देनी पड़ जाती है फिर। तो ये इसका नुकसान है। अगर तो वो सीखे फिर तो अच्छी बात है, लेकिन आमतौर पर लोग जान छुड़ाते हैं। अच्छा, अप्रेंटिसशिप क्या होता है? अप्रेंटिसशिप चंद एक जगहों पे ज़्यादा यूज़ होती है। इसमें ये होता है कि जब आप कोई क्वालिफिकेशन हासिल कर लेते हैं, कोई डिग्री ले लेते हैं, तो फिर उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के लिए आपको किसी सीनियर के साथ जो है वो एक ख़ास वक्त गुजारना पड़ता है। जैसे हमारे मेडिकल डॉक्टर्स जो है ना हाउस जॉब करते हैं, जैसे वकील जो हैं वो बाकायदा उनको तो कहते ही अप्रेंटिसशिप है। जो वकील जब ले तो लाइसेंस लेने के लिए उनको ये करना पड़ता है। इसी तरह इंजीनियरिंग जो है तो इनको भी पीईसी से, पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल से लाइसेंस लेना पड़ता है। तो उनके लिए फिर वो बाकायदा एक 6 महीने साल अपनी अपनी क्रेडिटार्स होते हैं वो पूरे करने पड़ते हैं, ठीक है। तो अप्रेंटिसशिप इज अ वर्क स्टडी लर्निंग मेथड विद बोथ ऑन द जॉब एंड द क्लास। तो एक तरह का क्लासरूम भी आपका चल रहा होता है, यानी क्लास लर्निंग भी हो रही होती है और आपकी जॉब पे भी सीखा। लेकिन आप अभी तक प्रोफेशनल नहीं कहला सकते जब तक आप अप्रेंटिसशिप नहीं करते। बाहर के मुल्कों में तो टीचिंग की भी अप्रेंटिसशिप होती है। हमारे यहाँ तो ये है कि बस जिसको कहीं जॉब नहीं मिलती वो पढ़ाना शुरू कर देता है। लेकिन ऐसा नहीं है बाहर। टू क्वालिफाई एज रजिस्टर्ड अप्रेंटिस, द अप्रेंटिस मस्ट कंप्लीट स्पेसिफिक नंबर ऑफ आवर्स। मुख्तलिफ मुल्कों में, यहाँ पे मैंने 144 लिखा हुआ है, मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ प्रोफेशन के अलग अलग क्रेडिट आवर्स होते हैं, वो पूरे करने होते हैं। जिस तरह ACC है, जैसे CA है, तो आपने इतने वर्किंग आवर्स पूरे करने हैं। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, तो अगर आपने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की सर्टिफिकेशन कर ली, लेकिन वो नंबर ऑफ आवर्स आपको पूरे करने पड़ते हैं कि जो आपने काम किया है, तब आप प्रोफेशनली वो जो है प्रोजेक्ट मैनेजर की जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फ़ायदे क्या हैं? लर्नर कैन अर्न पे वाइल दे लर्न। ये मज़ेदार काम है, साथ साथ काम भी कर रहे हो, साथ साथ पैसे भी ले रहे हो। जैसे मैंने कहा कि डॉक्टर्स हाउस जॉब करते हैं तो ज़ाहिर है उनकी सैलरी भी चल रही होती है। तो अर्निंग विद लर्निंग।
या लर्निंग विद अर्निंग दोनों। इन्वॉल्व इफेक्टिव लर्निंग अबाउट वाई एंड हाउ, ये एक अच्छी चीज़ है कि जो आपने किताबों में पढ़ा होता है आप प्रैक्टिकली आप कर रहे हो, तो आप देख रहे हो कि यार ये कैसे होगा और क्यों होगा, तो वाई एंड हाउ को भी एड्रेस करते हैं, जबकि किताबों में आप बस यही पढ़ रहे होते हैं कि बस ये चीज़ इस तरह होती है। रिजल्ट्स इन फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट फॉर ट्रेनीज व्हेन प्रोग्राम इज कंप्लीटेड, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। जब आप फुल टाइम कंप्लीट कर लेंगे तो आपको जॉब मिल सकती है, क्योंकि अब आप प्रोफेशनल हो गए हैं। मीट स्पेसिफिक बिजनेस ट्रेनिंग नीड्स दैट हेल्प अट्रैक्ट टैलेंटेड एम्प्लॉयज़। तो इसका फ़ायदा दूसरा क्या है कि स्पेसिफिक बिजनेस ट्रेनिंग नीड्स जो हैं वो पूरी हो रही है। मिसाल के तौर पर हम कहते हैं कि हमें एक प्रोफेशनल लॉयर चाहिए कंपनी के लिए, तो जिसने कॉर्पोरेट लॉ में एक्सपर्टीज़ हो, तो इस तरह कंपनी के लिए भी आसानी हो जाती है और बंदे को भी डायरेक्ट जॉब स्पेसिफिकली मिल सकती है। हाई डेवलपमेंट कॉस्ट, खर्चा बढ़ा है। अब 6 महीने साल आप रोज़ जाएंगे, एक बंदे को ट्रेनिंग देंगे, तो ज़ाहिर है टाइम भी लगता है और पैसे भी लगते हैं। ठीक है। इंक्रीज टाइम कमिटमेंट रिक्वायर्ड ऑफ मैनेजमेंट एंड जर्नी वर्कर्स, तो टाइम ऑफ कमिटमेंट भी ज़्यादा चाहिए रिक्वायर्ड ऑफ मैनेजमेंट एंड जर्नी वर्कर। जर्नी वर्कर में जो नए नए वर्कर्स हैं इनको ज़्यादा वक्त लगता है सीखने में। लिमिटेड एक्सेस फॉर माइनॉरिटीज़ एंड वुमेन, औरतों को, और ये खैर एक पॉइंट लिखा है लेकिन ये हर जगह पे नहीं होता, औरतों को और माइनॉरिटीज़ को जॉब नहीं मिली। जैसे हमारे यहाँ भी है, क्या वह क्रिश्चियन है या मतलब और कोई नॉन मुस्लिम है, हिंदू वगैरह, आप देखेंगे आपको बहुत कम हिंदू किसी अच्छी पोस्ट पे नज़र आएगा। ठीक है। नो गारंटी ऑफ फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट, इसलिए नहीं क्योंकि यहाँ पे तादाद ही कम है। ठीक है ना, जब तादाद भी कम है और वो एजुकेशन में भी नहीं जाते, तो वो इतनी लंबी उसमें नहीं आते आगे कि मेडिकल करें और आगे जाएं। ठीक है ना। नो गारंटी ऑफ फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट, ये भी है, गारंटी नहीं है, मिल सकती है। ट्रेनिंग रिजल्ट इन नैरो फोकस एक्सपर्टीज का मतलब कि अब आप सिर्फ और सिर्फ उसी चीज़ की ही एक्सपर्ट हैं जिसके लिए आपने अप्रेंटिसशिप ली है। तो ये बहरहाल इसके फायदे एंड नुकसान हैं। ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है साइमुलेशंस। साइमुलेशन क्या होती है? साइमुलेशन कहते हैं एक आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट क्रिएट करना जिसके अंदर वो काम सीखा जाए। ठीक है। इट रिप्रेजेंट अ रियल लाइफ सिचुएशन विद ट्रेनीज डिसीजन रिजल्टिंग इन आउटकम दैट मिरर व्हाट वुड हैपन इफ दे वर ऑन द जॉब। इसकी एक आसान आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे आर्मी की जो जंगी मशकें होती हैं, आर्मी में जो देखा आपने टीवी पे देखते हैं जी, जंगी मशकें हो रही हैं, तो उसमें दिखाते हैं कि वो जो जंगी मशकें करने वाली जो टीम होती है वो दो हिस्सों में स्प्लिट हो जाती है। एक जो है वो मुल्क के अगेंस्ट वाले हो जाते हैं, यानी बैड हो जाते हैं, यानी दहशतगर्द टाइप बन जाते हैं, और एक जो है वो मतलब रियल आर्मी वाले हो जाते हैं। वो फिर वहाँ पे जाके फाइट करते हैं और वो देखते हैं, दिखाते हैं किस तरह आपने काबू करना है। तो ये साइमुलेशन था। तो आपने देखा होगा वो जब जंगी मशकें होती हैं तो टैंक भी चल रहे हैं, जिससे असली में गोलियां चल रही होती हैं, और वो सारा कुछ करते हैं ताकि प्रैक्टिकली आपने हिट कैसे करना है मोर्चे को, अगर जब जंग होगी तो क्या करेंगे। वो प्रैक्टिकली पुल बनाते हैं, इमरजेंसी पुल जो बनाते हैं। ठीक है ना। इसी तरह और बहुत सारे काम वो करते हैं, यानी एक्चुअली अगर जंग होगी तो फिर आपको मसला नहीं होगा, आपको फिर वो सारी चीज़ें पहले से, इसको कहते हैं साइमुलेशन। तो एक रियल लाइफ सिचुएशन क्रिएट की जाती है और उसके अंदर वो प्रैक्टिकली काम। मैं अक्सर ये कर देता हूँ कि ये जब ट्रेनिंग्स में टीचर्स वगैरह को कि जी एक बंदा पेरेंट बन जाए और एक बंदा जो है वो स्टूडेंट बन जाए या टीचर बन जाए, और वो आपस में डायलॉग करते हैं और मसला हो गया और मसले को सॉल्व करें। ठीक है। तो ये रियल लाइफ सिचुएशन उसमें डाल, इट अलाउज ट्रेनिंग टू सी द इम्पैक्ट ऑफ देयर डिसीजन इन एन आर्टिफिशियल एंड रिस्क फ्री इन्वायरमेंट, कि अगर आप ये डिसीजन लेते हैं कि इसका जो इम्पैक्ट होगा तो क्या होगा। वो तो चूंकि सेल्फ क्रिएटेड होती है तो उसमें रिस्क नहीं होता, लेकिन अगर एक्चुअली आप करेंगे तो उसमें क्या रिस्क हो सकता है। तो ये इसी तरह प्रोडक्शन में और ये मैनेजमेंट में, इंटरपर्सनल स्किल्स में हमें ऐसे ही दिखाते हैं जी, कस्टमर आ गया और वो बड़े गुस्से में और वो गालियां दे रहा है और वो बुरा भला कह रहा है, तो अब मैनेजर को हम एक बंदे को मैनेजर बनाते हैं कि जी अब आप इसको हैंडल करें, तो वो फिर उसको कैसे हैंडल करता है, ये एक साइमुलेशन हम क्रिएट करते हैं। ठीक है। केस स्टडीज, इससे तो आप बड़े अच्छे से वाकिफ होंगे, मैं अक्सर क्लास में केस स्टडीज वगैरह दे देता हूँ, आपके पेपर्स भी अक्सर केस स्टडी के रिलेटेड बनाता हूँ। तो एक सिचुएशन जिसको थ्योरेटिकल सिचुएशन जिसको सामने रख दिया जाता है, या प्रैक्टिकल सिचुएशन की ये मसला है, इसको सॉल्व किया जाए। डिस्क्रिप्शन अबाउट हाउ एम्प्लॉयज और एन ऑर्गेनाइजेशन डील विद a difficult situation. So trainees are required to analyze and critique the action taken, indicating the appropriate action and suggesting what might have been done differently. कि जी ये हुआ था जी 2015 में इस कंपनी के अंदर ये मसला आया था
और ये मैनेजमेंट ने किया है, सो अब आप बताएं कि क्या है। तो वो पूरा वो मसले को देखते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं, और फिर वो बता देंगे जी मैनेजर को ये करना चाहिए था, इन्होंने ये गलत स्टेप लिया, ये लिया, जिसकी वजह से ये नुकसान हुआ। तो अगर ये ऐसे करते तो ये चीज़ ठीक हो सकती थी। तो इससे बड़ी ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है आपके रियल लाइफ में। अगर आपको इस तरह का मसला है तो आप भी उसको हैंडल करने के काबिल हो। तो केसेस में भी स्पेशली अप्रोप्रिएट फॉर डेवलपिंग हायर ऑर्डर इंटेलेक्चुअल स्किल, एनालिसिस, सिंथेसिस एंड इवैल्यूएशन। तो इससे जो सोचने समझने की जो सलाहियत है, जो क्रिटिकल एनालिसिस है, वो स्टूडेंट का या ट्रेनी का जो है वो बहुत इन्हेंस होता है। ठीक है, तो उससे डेवलप द विलिंगनेस टू टेक रिस्क गिवन अनसर्टेन आउटकम्स बेस्ड ऑन देयर एनालिसिस। तो जब आप इस तरह के एनालिसिस करते रहते हैं तो आपका माइंड एक खास डायरेक्शन में एक्सपर्ट हो जाता है, मीन्स यूज टू हो जाता है। तो जब रियल लाइफ में प्रॉब्लम्स आते हैं तो आप यू आर ऑलरेडी विलिंग टू टेक दीज काइंड ऑफ रिस्क कि यार मैं हैंडल कर लूंगा, कोई मसला नहीं है। अच्छा, बिजनेस गेम्स आजकल बड़ी कॉमन हो गई हैं बिजनेस वर्ल्ड के अंदर। तो खैर सॉफ्टवेयर्स भी आ गए हैं बहुत सारे इसके। तो ट्रेनिंग में हम भी ये चीज़ इस्तेमाल करते हैं कि मुख्तलिफ तरह की गेम्स कि जी ये रिसोर्सेज हैं आपके पास, ये चैलेंजेस हैं और ये टारगेट अचीव करना है। तो एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन क्रिएट करके गेम होती है, देन यू हैव टू प्ले दैट गेम टू गैदर इन्फॉर्मेशन, एनालाइज इट एंड मेक द डिसीजन। तो वो इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करते हैं, एनालिसिस करते हैं और फैसले करने होते हैं। तो जैसे अगर आपने देखा होगा कि जो सॉफ्टवेयर मुख्तलिफ गेम्स बनी, ये किला है और किले को आपने फतह करना है और इसमें ट्रेयर पड़ा हुआ है और ये आपकी फोर्स है और ये आपके चैलेंजेस हैं, इतना एमिनेशन आपके पास है वगैरह वगैरह। तो ये सारी सिमुलेशंस ही होती हैं लेकिन गेम की शक्ल में होती हैं। It stimulates learning because participants are actively involved and games mimic the competitive nature of the business. तो गेम्स हैं, गेम एक तो खेलने में बंदे को थोड़ा मजा भी आता है, एक्टिवली इन्वॉल्व भी होता है, और वो गेम एक्चुअली रियल वर्ल्ड को बता रही की सिचुएशन बता रही है। ये लेट सपोज आपका 10 लाख रुपए हैं और 10 लाख रुपए हैं और ये प्रोडक्ट है, ये लॉन्च करनी है, इतनी है, इस मशीन की इतनी कीमत है, ये एम्प्लॉयज़ और इंजीनियर्स हैं, ये इतने इतने पैसों में आप हायर कर सकते हैं, प्रोडक्शन टाइम ये होगा, रॉ मटेरियल यहाँ से मिलेगा। इस तरह आपको एक पूरी गेम मिलती है। तो और उसको आपने फिर कंटिन्यू करना होता है और वो आपने फैसले करने होते हैं। सो टाइप ऑफ डिसीजन दैट पार्टिसिपेंट मेक्स इन द गेम इंक्लूड ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है ना, लेबर रिलेशंस हैं, कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशन, एथिक्स हैं, प्रोडक्शन है, फाइनेंस है, मार्केटिंग है, ये सारी चीज़ें। तो एक बड़ी सक्सेसफुल बिजनेस स्ट्रेटेजी आप बनाते हैं और वो फिर बिजनेस आप रन करके दिखाते हैं गेम्स में, तो आपको फिर पॉइंट्स और रेवेन्यू और वो सारा मिल रहा होता है। तो आपने अगर कभी नहीं ट्राई की तो ये ज़रूर सॉफ्टवेयर वगैरह इस तरह की गेम्स जो हैं वो ट्राई करें, बड़ी लर्निंग होगी। रोल प्ले क्या है? रोल प्ले बड़ा आसान है जी। हम किसी एक बंदे को कोई रोल असाइन कर देते हैं, ट्रेनी को, कि भाई आप मैनेजर हैं और आपने ये 4 बंदों को लेके जाना है, लेट सपोज लाहौर लेके जाना है ट्रिप पे या कुछ। तो हाउ वुड यू मैनेज इट, राइट? सो प्ले द रोल। या एक सिचुएशन है, एक आपने उसको डील करना है, तो आप कैसे रोल प्ले करेंगे? ठीक है ना। आप जैसे मैंने भी बताया कि बाज़ का तो हम ऐसे भी कर लेते हैं ट्रेनिंग में कि जी एक पेरेंट आया टीचर्स की ट्रेनिंग में और वो बड़ा अनॉयड है, बड़ा गुस्से में है कि ये मेरे बच्चे के नंबर कट गए और ये किया और आपने मेरे बच्चे को उतने नंबर नहीं दिए, हाउ वुड यू हैंडल इट? तो हम एक बंदे को पेरेंट बना देते हैं और एक बंदे को टीचर बनाते हैं और सिचुएशन दे दी, नाउ यू प्ले द रोल ऑफ पेरेंट एंड यू प्ले द रोल ऑफ टीचर एंड हैंडल दिस सिचुएशन। तो ये एक्चुअली रोल प्ले करके उसको फिर प्रैक्टिकली मसले को हल किया जाता है, ताकि जब रियल लाइफ में मसला आए तो वो हम हल कर लेते हैं। अ साइमुलेशन फोकसेस ऑन फिजिकल रिस्पॉन्स, ये भी साइमुलेशन ही होती है जो हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस की, लेकिन ये फिजिकल रिस्पॉन्सेस होते हैं। सो रोल प्लेस फोकस ऑन इंटरपर्सनल रिस्पॉन्स, यानी जिसमें हम इंसानों का इंटरेक्शन करते हैं। ये जब सारा जो अब टीवी है, ये बेसिकली इसमें क्या होता है, रोल ही प्ले होता है ना। एक बंदा जो है वो बाप बना हुआ है, एक बेटी बनी हुई है और वो आपस में डिस्कशन कर रहे हैं। तो दोनों हमें पता है ना ये असल में इसका बाप है, ना ये असल में इसकी बेटी है, या ये हस्बैंड वाइफ है। तो हस्बैंड वाइफ असल में तो नहीं है, लेकिन वो एक रोल प्ले कर रहे हैं एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन में। तो ट्रेनिंग में भी हम ऐसे ही बाज़ का रोल असाइन कर देते हैं कि आप इस को ये रोल कैसे निभाएंगे। तो बाकी लोग ऑब्जर्व करते हैं और हम जो रोल प्लेयर्स हैं वो रोल प्ले करके दिखाते हैं कि इस तरह से काम सीखा जा सकता है। Behavior modeling demonstrates the key behavior to replicate and provides trainee with the opportunity to practice the key behaviors. Behavior modeling में है कि हम एक सीनियर को का मॉडल सामने रखते हैं, यार इस तरह आपने सेल्स करनी है, इस तरह आपने कस्टमर को हैंडल करना है, ये बंदा जिस तरह कर रहा है, तो यू नीड टू मॉडल दैट, आपने उसको रिप्लिकेट करना है, इसकी कॉपी करनी है। इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सोशल लर्निंग थीरी। सोशल लर्निंग थीरी वो यही होती है कि आप दूसरों को देखकर सीखते हैं।
तो हम कहते हैं भाई ये जो मैनेजर है, ये जो सीनियर है, ये जो सुपरवाइजर है, आप इसको देखें और इसी तरह ही आपने रिप्लिकेट करना मॉडल को। तो वो उसको देख देख के सीखते हैं। मैंने जब ट्रेनिंग का काम शुरू किया था तो मैं एक बड़े ट्रेनर थे जिम रॉन, तो मैं उनको बहुत देखा करता था वीडियोस उनकी, और उनको रिप्लिकेट करता था स्टार्ट में। फिर बाद में मैंने अपना एक स्टाइल डेवलप कर लिया, लेकिन स्टार्ट में कि वो कैसे देखता है, कैसे बोलता है, हाथों से कैसे इशारे करता है, बॉडी लैंग्वेज उसकी क्या है, सो आई ऑलवेज ट्राई टू रिप्लिकेट हिम बिकॉज ही वाज द वन, एंड ही इज डाइड नाउ बट ही स्टिल टू बी कंसिडर्ड एज वन ऑफ द father of the big names of today's training world, right? So it is more appropriate for teaching skills and behavior than for teaching factual information. पढ़ाने के बजाय आप उनको ये सिखा दें कि यार इस तरह से आपने रिप्लिकेट करना है तो ज़्यादा आसान है। तो ये दूसरा मेथड भी हमने कर लिया। पहला क्या था? प्रेजेंटेशन मेथड, जिसमें हमारे पास लेक्चर एंड ऑडियो विजुअल था। दूसरा था हैंड्स ऑन मेथड, जिसमें हमने कहा रोल प्ले, केस स्टडी, साइमुलेशंस और ये सारे मेथड्स हमने डिस्कस किए। तीसरा है ग्रुप बिल्डिंग मेथड। ग्रुप बिल्डिंग मेथड के अंदर हमारे पास तीन चीजें हैं: एडवेंचर लर्निंग, टीम लर्निंग एंड एक्शन लर्निंग। ग्रुप बिल्डिंग मेथड में क्या है? ट्रेनिंग मेथड्स डिजाइन टू इंप्रूव टीम और ग्रुप इफेक्टिवनेस। ट्रेनीज शेयर आइडियाज एंड एक्सपीरियंसेस, बिल्ड ग्रुप आइडेंटिटी, अंडरस्टैंड द डायनामिक्स ऑफ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, ऐसे क्या करते हैं हम? ग्रुप बनाते हैं, टीम बनाते हैं, और टीम में लर्निंग करनी है। ये 5 बंदों की टीम बना दी, 3 बंदों की टीम बना दी, ठीक है ना? तो उससे हमने लर्निंग की। सो मेथड डिजाइन टू इंप्रूव द टीम और ग्रुप इफेक्टिव, ताकि एक बंदा इंडिविजुअली बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, लेकिन वो ग्रुप में कैसा परफॉर्म करता है ये हम देखना चाहते हैं। तो पहले है एडवेंचर लर्निंग। तो एडवेंचर लर्निंग में हमारे पास एडवेंचर लर्निंग में क्या है? इट फोकसेस ऑन द डेवलपमेंट ऑफ टीम वर्क एंड लीडरशिप स्किल थ्रू स्ट्रक्चर्ड एक्टिविटीज। खास किस्म की एक्टिविटीज देते हैं एडवेंचर कि जी ये लेट सपोज जो है कुकिंग है, ये आपने 4 लोगों ने मिलकर आज कढ़ाई बनानी है। तो कोई प्याज काट रहा है, कोई टमाटर काट रहा है, कोई सौदा लेके आ रहा है, कोई लकड़ियाँ इकट्ठी कर रहा है, या गैस सिलेंडर जो भी है, ठीक है ना? तो हम उसको सिखा रहे हैं, एडवेंचर होगी, ठीक है। बेस्ट सूटेड फॉर डेवलपिंग स्किल्स रिलेटेड टू ग्रुप इफेक्टिवनेस सच एज सेल्फ अवेयरनेस, प्रॉब्लम सॉल्विंग, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, रिस्क टेकिंग। तो फिर इसी तरह इनको हम यहाँ पे यूटिलाइज कर सकते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट है तो 4 लोगों के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट है, रिजॉल्व करो जी। मसला है कि जी ये मसला है, तो आप 4 लोग हैं, आप इसको सॉल्व करें। तो ये एडवेंचर लर्निंग होगी। टीम ट्रेनिंग भी इसी तरह का मिलता जुलता काम है। इसमें हम क्या करते हैं कि इट कोऑर्डिनेट्स द परफॉर्मेंस ऑफ इंडिविजुअल हु वर्क टुगेदर टू अचीव अ कॉमन गोल। एक टास्क असाइन हो जाता है और वो हम उनको कहते हैं कि जी अब आपने ये कॉमन गोल है, ये अचीव करना है, ठीक है। पहले था मसले हल करना है, अब ये कॉमन गोल अचीव करना है। कि जैसे क्रिकेट टीम है, जैसे फुटबॉल टीम है, जैसे और तुमको कहा जाता है ये टीम आपने खेलना है, और क्रिकेट खेलनी है, फुटबॉल खेलना है, तो आपने इसको ये मैच जीतना है, ठीक है। तो क्या करना है? प्रोसीजर टू आइडेंटिफाई एंड रिजॉल्व एरर्स, कोऑर्डिनेट इंफॉर्मेशन गैदरिंग एंड रीइंफोर्स ईच अदर, एक दूसरे को बकअप कर। तो क्या हो सकता है? एक दूसरे का नॉलेज इंक्रीज करना, एटीट्यूड बेहतर करना और बिहेवियर को बेहतर करना। नॉलेज, स्किल एंड एटीट्यूड एंड बिहेवियर, ठीक है। 3 कंपोनेंट्स ऑफ टीम परफॉर्मेंस ये। एक्शन लर्निंग में क्या? इट गिव्स टीम्स ऑफ और वर्क ग्रुप्स एन एक्चुअल प्रॉब्लम, has them to solve it and commit it to an action plan। अब उन्हें प्रैक्टिकली, जब पहले हमने कहा कि टीम खेल के आपस में, अब हम कह रहे हैं कि यार ये आपने जाके मुखालिफ टीम के साथ या दूसरे लोगों के साथ जाके खेलना है। अब एक्चुअल सिचुएशन आ गई। So companies use action learning to solve important problems, develop leaders, quickly build high performance teams and transform the organization, ठीक है। तो इसमें अब क्या हो रहा है? प्रैक्टिकल टास्क हो रहे हैं, प्रैक्टिकली अब वो जाके वो उस मसले को हल कर रहे हैं और वो देख रहे हैं, ठीक है। एड्रेसेस हाउ टू चेंज द बिजनेस बेटर, अब क्यों कि बिजनेस को कैसे बेटर किया जा सकता है, टेक्नोलॉजी को कैसे यूटिलाइज किया जा सकता है, रिमूव बैरियर्स बिटवीन कस्टमर एंड द कंपनी, कंपनी और कस्टमर के दरमियान जो बैरियर्स हैं उनको कैसे खत्म किया जा सकता है। ये देखिए सारे प्रैक्टिकल इश्यूज हैं। तो अब हम उनको प्रैक्टिकली ये मसले उनके सामने रखते हैं ताकि इन चीज़ों में हमारी कंपनी की परफॉर्मेंस जो है वो बेहतर से बेहतर होती चली जाए। तो ये हमने 3 तरीके सीखे। कौन कौन सा? पहला हमने सीखा प्रेजेंटेशन मेथड, जिसमें लेक्चर एंड ऑडियो विजुअल थे 2 मेथड। फिर हमने हैंड्स ऑन मेथड सीखा, जिसमें ऑन द जॉब ट्रेनिंग, केस स्टडीज, रोल प्लेज, ये सारे मेथड हमने 6-7 मेथड सीखे। और फिर हमने कहा ग्रुप बिल्डिंग मेथड कि कंपनी अपने स्ट्रॉन्ग ग्रुप बनाती है कि अपने एम्प्लॉय से कि ग्रुप वाइज ये कैसे काम करते हैं। इंडिविजुअली तो परफॉर्मेंस हमने बेहतर कर ली, लेकिन ग्रुप ट्रेनिंग
इनकी कैसे हो सकती है। यहाँ तक कोई आपका सवाल है तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज